अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर। अब आज इम्यून सिस्टम का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसका ये 4th लेक्चर है और 4th लेक्चर में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में आपने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ा था, कुछ वहाँ भी पढ़ा था। अब जो बकिया हिस्सा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का वो आज पढ़ेंगे, जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में थोड़ा सा जल्दी आपके साथ रिपीट करूँ कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है, यानी ये किसी खास जानदार के लिए नहीं, आप ये कह सकते किसी भी माइक्रोब्स को जो है ये किल करते, किसी भी लफ्ज जो किसी भी आ गया ना तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, किसी भी। और इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स मौजूद है, सेल्स है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, टेम्परेचर रिस्पॉन्स है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। ये 4 1 2 3 4 ये 4 जो कंपोनेंट्स है ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहला जो है सेल्स है। सेल्स आपने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर से बड़ा डिटेल्स हमने पढ़ा था, तफसील से पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव प्रोटीन हमारे पास 2 तरह के प्रोटेक्टिव प्रोटीन हैं, जिनमें से एक का नाम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, दूसरे का नाम है इंटरफेरॉन्स। ये आपका दूसरे नंबर पर है, ये प्रोटीन है, इंटरफेरॉन है या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका लिवर बनाता है 15 से 30 प्रोटीन बनाते हैं, दैट इज 20 से 30 लिवर बनाता है, 20 से 30 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। आपका लिवर बनाता है। दिस इज योर लिवर। ये जो प्रोटीन आपका लिवर बना लेते हैं 20 से 30 डिफरेंट प्रोटीन ये बना लेते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन जाकर सेल को जो कि डैमेज हो गया है या कोई एंटीजन है या ऐसा सेल है जो डैमेज हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, ये 3 के 3 प्रोटीन इस सेल के अंदर क्या करते हैं, पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा पोर्स इसके बारे में पोर्स बना लेंगे। जब ये पोर्स बनेंगे तो इस पोर्स के बनने के बाद क्या होगा कि लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो इन पोर्स के थ्रू सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर लिक्विड आएगा तो सेल अपने आप को क्या करेगा, बर्स्ट कर देगा। यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 20 से लेकर 30 प्रोटीन का वो मजमुआ है जो मजमुई तौर पर किसी पैथोजन को या एंटीजन को मार देता है, आपका ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन भी इसी तरह का प्रोटीन है, लेकिन इसका नाम इंटरफेरॉन क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जब डिस्कवर हो रहे थे तो ये वायरल रेप्लिकेशन को इंटरफेयर कर रहे थे, वायरल रेप्लिकेशन को यानी नहीं होने दे रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। इंटरफेयर यानी ये ऐसे प्रोटीन है जो वायरस को बच्चे पैदा नहीं होने देते। वायरस का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है डीएनए का, उस डीएनए को ये रेप्लिकेट ही नहीं होने देते, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन है ये ज़ाहिर है ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिनमें से एक हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन। ये करते क्या है, ये हिफाजत करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या,
प्रोटेक्टिव। किस तरह हिफाजत करते हैं? लेट्स सपोज हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये आसपास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, ये आसपास के सेल्स हैं, और यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जो कि डैमेज हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। लेट्स सपोज यहाँ पर सेल है, ठीक है, यहाँ पर सेल है। ये सेल जो डैमेज हो गए हैं, मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ गया है, ये चांस है कि ये इन्फेक्शन फैल जाए और ये इन्फेक्शन इस सेल तक भी आ जाए, ये इन्फेक्शन इस सेल तक भी आ जाए, मतलब ज़ख़म फैल जाए। तो ये जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन इस ज़ख़म को फैलने नहीं देता, ठीक है। ये यहाँ से क्या कर शील्ड बनाएगा और बाकी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं होने देगा। ये इसका काम है इंटरफेरॉन का। इसके अलावा ये ख़ासकर ये जो अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरॉन है, ये इन्फेक्शन को आसपास किनारे में फैलने नहीं देता। तो आपने ये देखना, अल्फ़ा बीटा इन्फेक्शन को फैलने देता, जबकि जो गामा इंटरफेरॉन है ये कैंसर वाले सेल में आपका हेल्प करेगा कि कैंसर का जो सेल है वो आगे जाकर प्रोमोट ना हो जाए, आगे जाकर वो स्प्रेड ना हो जाए। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा इंटरफेरॉन आ गए। ये भी आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, आपका बॉडी प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाकर जिस्म का हिफाजत करता है। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तीसरे नंबर पर है हमारे पास इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या है कि ये लेट्स सपोज ये आपका ब्लड है, ठीक है, और यहाँ पर सेल्स पड़े हुए हैं, मतलब सेल का मतलब है कि टिश्यू है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर एक सेल इंजर्ड हो जाता है, कोई जख्म लग जाता है, गिर गए, रोड एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये सेल क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, मतलब ये इंजरी हो गई आप, ये सेल आपका इंजर हो गया। जब कोई सेल इंजर हो जाते हैं तो ये सेल क्या करते हैं? अपने अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स। हमारी पूरी बॉडी की दुनिया है केमिकल्स का, ठीक है, तो ये केमिकल रिलीज करते हैं। अब वो जो केमिकल है, वो कौन से केमिकल्स हैं, वो उनका हमने नाम याद रखना है, ठीक है। ये केमिकल रिलीज करते हैं यहाँ, ठीक है, और ये केमिकल का नाम आपने याद रखना है। एक का नाम है हिस्टामिन, ठीक है, ये आ जाएगा हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? ये जो ब्लड है, जो टिश्यू तक आया हुआ है, ब्लड वेसल है, खून की नाली है, अगर ये तंग रहेंगे तो थोड़ा सा खून आएगा। अगर इसको हम डायलेट कर दें, क्या करें? डायलेट कर देते, मैं इसको भी डायलेट कर देता हूँ। अगर हम इसको डायलेट कर दें, ठीक है, तो ये खून की जो रगें हैं ये बड़ी हो जाएंगी, ये डायलेट हो जाएंगे। जब डायलेट हो जाएंगे तो क्या होगा? मोर ब्लड यहाँ आएगा। ज़्यादा ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि ये इलाका जो है इधर इंजरी, ये इलाका इंजर्ड हो गया, तो इस इलाके को साफ करने के लिए, मुरम्मत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के आने से यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे इस इलाके में, सिर्फ इस इलाके में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। एक तो डायलेशन हो गया, वेजो डायलेशन हो गया, यहाँ पर इंक्रीज ब्लड फ्लो हुआ। इससे क्या हुआ कि ये जो इलाका है, ये इलाका हो जाएगा वार्म, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ये इलाका गर्म हो जाएगा, और ये इलाका थोड़ा सा स्वेल भी करेगा, स्वेल अप, सूज जाएगा। वार्म एंड स्वेल, एंड यहां पर ये इलाका थोड़ा बहुत रेड भी हो जाएगा, और इन केमिकल से थोड़े बहुत पेन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चार चीजें जो है, वार्म,
स्वेल अप, रेडनेस, थोड़ा बहुत पेन, इस इलाके का, सिर्फ ये इलाका आपको जख्म लगता है तो अब देखो थोड़ा सा वो सूज जाता है, ठीक है, या कभी कोई बॉल इधर लग जाता है तो वो जगह थोड़ा सा सूज जाता है और रेड हो जाता है या फिर बाद में ब्लैक हो जाता है। ये जो अलामात है, ये किस चीज़ की अलामात है? ये इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की अलामात है। बल्कि बाज़ औक़ात तो क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज़ है, छोटे छोटे जो कैपिलरीज़ हैं, ये जो छोटे छोटे जो कैपिलरीज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर ये कैपिलरीज़ हैं, लेट्स सपोज, कभी कभी कि कैपिलरीज का जो वॉल है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं। कैपिलरी वॉल परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी किस चीज़ के लिए ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं? यानी कैपिलरी वॉल से जो फाइटिंग सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, वो बड़े आराम से बाहर आ सकते हैं। परमिएबिलिटी मतलब वो टिश्यू के अंदर तेज़ी से आ सकते हैं। तो ये काम सारा, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वेज़ोडाइलेशन हो रहा है और इसके रिजल्ट, इसके नतीजे में ये सारा काम हो रहा है। ये सारे कौन कर रहे हैं? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहे हैं। ये हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को किसने रिलीज किया? इंजरी सेल ने। अब देखिए, अगर सेल इंजर्ड ना होता तो ये हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन ना निकलते, अगर वो ना निकले तो ये चीज़ ना होता। नॉर्मली वही होता जो हमारे आपकी बॉडी के अंदर होता है जब कोई इंजरी नहीं होती है। तो ये सारा कमाल सिर्फ इसलिए किया गया, ये सारा बंदोबस्त इसलिए किया गया ताकि एक तो यहाँ पर ये जो इंजर्ड सेल है इसको रिमूव किया जा सके। नंबर 1 इसका पर्पस क्या है इन्फ्लेमेशन का? नंबर 1 टू रिमूव व्हाट, किस चीज़ को रिमूव करें? इंजर्ड सेल्स, ठीक है। इंजर्ड जो नेक्रोटिक सेल भी इसको लिए बोला जाता है, ठीक है। बुक में मैंने नेक्रोटिक सेल देखा, नेक्रोटिक, अभी जो मरने जा रहे हैं ऐसे सेल को, इंजर्ड सेल को रिमूव करें, बस चीज़ों का साफ करें, एक ये है। और साथ साथ यहाँ पर रिपेयरिंग प्रोसेस को शुरू किया जाए। रिपेयरिंग प्रोसेस मतलब ये जख्म लग गया, कोई कील चुभ गया, पत्थर लग गया, कोई चोट लगी, वो अब रिपेयर स्टार्ट करे। तो इसका मकसद भी यही है कि अब रिपेयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रिवेंट करे इन्फेक्शन को। इसका पर्पज़ ये भी है कि इन्फेक्शन जो है वो बन न जाए, इन्फेक्शन ना बने और ये स्प्रेड भी ना करे। तो ये 3 चीज़ें जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, पेन होगा, थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो जो तकलीफ है वो दरअसल आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। वो आपको ये काम देगा, फालतू सेल को, मरे हुए सेल को, नेक्रोटाइज सेल को रिमूव करेगा, रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये था 3rd। 4th नंबर पर हम आएंगे, थोड़ा इसको मैं मिटाना चाहूँगा। 4th नंबर पर क्या है हमारे पास? आखिरी स्टेज 4th में क्या है? टेम्परेचर रिस्पॉन्स। टेम्परेचर रिस्पॉन्स, टेम्परेचर रिस्पॉन्स में होता क्या है कि एक हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 1। यानी जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो उसको जब खाया जाता है, मैक्रोफेज को खा लेते हैं, तो उस वक्त ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 1। ये जो इंटरल्यूकिन 1 है ये ब्लड के थ्रू मूव करेगा, आपके ब्रेन में जाएगा, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पर है? ये आपके ब्रेन के अंदर है। तो ये जो इंटरल्यूकिन 1 है ये एक किस्म का आप कह सकते हैं केमिकल सिग्नल है जो आप हाइपोथैलेमस में आएगा, ब्रेन के अंदर आएगा। ब्रेन के अंदर जैसे घर में, आपके घर में आपने गीज़र रखा होगा, उसका एक बटन होगा, उस बटन से आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, 40, 30, 37 अपने हिसाब से करते हैं ना। तो हाइपोथैलेमस में पहले से ही टेम्परेचर सेट हुआ है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये सेट हुआ है। ये इंटरल्यूकिन आकर इस हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर को 19.6 से इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स सपोज उसको लाते हैं 100 पे लाते हैं, 100
फ़ारेनहाइट पे ले आते हैं या 101 पे लाते हैं, तो उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जिस्म बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। आपका जिस्म किसके सिग्नल का इंतज़ार करता है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ने अगर 100 कर दिया तो आपका बॉडी 100 का टेम्परेचर बनाएगा। अगर हाइपोथैलेमस ने इसको कम करे तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये इंटरल्यूकिन 1 है जिसने आकर इस सेट पॉइंट को बढ़ा दिया और अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसके टेम्परेचर के बढ़ जाने से होता क्या, मतलब क्यों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया? इसका एक फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है कि आपका लिवर जो है वो बैक्टीरिया के लिए ब्लड, ये आपके ब्लड के अंदर आयरन मौजूद होता है, सही है। अगर हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो ये आयरन जो है ये आपके लिवर के अंदर स्टोर हो जाएंगे, तो ब्लड के अंदर आयरन की थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, और उस कमी से क्या होगा, बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर सकेंगे। कहते हैं कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आयरन चाहिए उसमें ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड से आयरन को हम लिवर के अंदर स्टोर कर देंगे तो बैक्टीरिया के लिए बच्चे पैदा करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा करने का ये फ़ायदा था, टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाए। तो अब इसका एक नुकसान भी हो सकता है, कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। वो फिर कौन करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया अपने अंदर एक जहर बना देता है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक जहर आ जाता है, एंडोटॉक्सिन। ये एंडोटॉक्सिन बिल्कुल ऐसा ही जाकर हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर सेट पॉइंट और बढ़ा देगा, लेट्स सपोज 101 कर देगा। इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फीवर। तो बोलते क्या बोलते हैं, फीवर बोलता, बुखार हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। ये जो एंडोटॉक्सिन है इसको हम लोग पायरोजिन भी बोलते हैं, पायरोजिन, ठीक है। इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं पायरोजिन। हर वो केमिकल जो बुखार काज करते, फीवर काज करते, दे आर कॉल्ड एज पायरोजिन। तो बैक्टीरिया का जो जहर है वो पायरोजिन भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि पायरोजिन ने हाइपोथैलेमस में आकर ब्रेन में टेम्परेचर को उन्होंने ज़्यादा करना है। इसीलिए डॉक्टर हजरात बुखार के लिए, जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एक दवाई देते हैं। उस दवाई का नाम क्या है, उस दवाई का नाम है एंटीपायरेटिक। जैसे कि पैरासीटामोल है, बुप्रोफिन वगैरह है, ये एंटीपायरेटिक टैबलेट्स होते हैं। ये बुखार को कम करने के लिए है। जैसे आपके घर में पड़ा होगा ना, ऐसे कोई टैबलेट्स पड़े होंगे, ज़रूर पड़े होंगे, वो दरअसल एंटीपायरेटिक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, पायरेटिक मतलब बुखार। तो बुखार के अगेंस्ट जो दवाई आप यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक। सो ये था आपका कौन सा रिस्पॉन्स, आपका टेम्परेचर रिस्पॉन्स जो अभी आपका हो गया। आई होप कि ये बकिया हिस्सा भी आपको समझ आ गया होगा। ये था सारा का सारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। मैं आपके साथ एक बार रिपीट करता हूँ, समरी वाइज में बताता हूँ। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो याद रखिए, सेकेंड लाइन नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी ये किसी खास बैक्टीरिया या खास पैथोजन के लिए नहीं है, ये किसी भी पैथोजन को, किसी भी एंटीजन को ये इनकाउंटर कर सकते हैं, राइट। तो नॉन स्पेसिफिक है। इसके अलावा हमने कहा था 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सेल्स थे, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स थे जो बॉडी को डिफेंस दे रहा था। सेल्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, जिसमें से एक था कम्प्लीमेंट सिस्टम, दूसरा था इंटरफेरोन। इस प्रोटेक्टिव प्रोटीन के बाद तीसरे नंबर पर आ रहा था इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, के जब भी जख्म लगता है तो जगह सुर्ख हो जाता है, गर्म हो जाता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, इसका भी अपना फ़ायदा था। और लास्ट में हमने देखा टेम्परेचर रिस्पांस के ड्यूरिंग इन्फेक्शन आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उसके बढ़ने का भी एक फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। वो कौन करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कुछ जहर होता है जिसका नाम एंडोटॉक्सिन है, और उसको पायरोजिन भी बोलते हैं। ये आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जाकर सेट पॉइंट, जो पहले से हमने सेट पॉइंट बनाया था, उसको बढ़ा देते हैं। फिर आपका जिस्म उसी के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं फीवर बोलते हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक की दवाई देते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मुकम्मल हो गया भाई।
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी साथ साथ में ख्याल रखिएगा। पहुँचते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।